आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। ये बीएनएसएस के अंदर चैप्टर 21 के अंदर डिस्कस है और सीआरपीसी के अंदर चैप्टर 20 में डिस्कस है। अब इसके अंदर जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं इसको लेके। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समन्स केसेस का क्या मतलब है, क्योंकि ये चैप्टर डील करता है समन्स केसेस के ट्रायल के ऊपर। देखिए, अब ट्रायल जो है सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर अलग अलग बताए गए हैं। समन्स केस का ट्रायल अलग, वारंट केस का ट्रायल अलग, सेशन केस का ट्रायल अलग, तीनों अलग अलग बताए गए हैं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि सम्मन्स केस का क्या मतलब होता है। ये सम्मन्स केस को बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एक्स में डिफाइन किया गया है और सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2W के अंदर डिफाइन किया गया है, जहां पे ये कहा गया है कि सम्मन्स केस का मतलब वो केस जो वारंट केस नहीं है। अब ये क्या बात हुई, कहा गया है कि सम्मन्स केस का मतलब वो केस जो वारंट केस नहीं है। अब वारंट केस क्या होता है? वारंट केस को बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जेड और सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2X में डिफाइन किया गया है, जहां पे बताया गया कि वारंट केस उस केस को कहते हैं जिसके अंदर जो ऑफेंस होगा वो पनिशेबल होगा, नहीं उसके अंदर जो पनिशमेंट होगी या तो डेथ होगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी या 2 साल से ज्यादा होगी। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर 2 साल से ज्यादा की सजा है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, तो हम लोग कहेंगे उस ऑफेंस के केस को कि इट इज अ वारंट केस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अप टू 2 इयर्स है, अगर अप टू 2 इयर्स है तो वो केस क्या बन जाएगा? वो केस बन जाएगा सम्मन्स केस, क्योंकि ये सेक्शन क्या कह रहा है कि सेशन केस का मतलब वो केस जो वारंट केस नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखिएगा, जैसा हमने आपको बताया कि अलग अलग प्रोसीजर बताया गया है, सम्मन्स केस का अलग, वारंट का अलग, सेशन का अलग। सम्मन्स का क्योंकि अप टू 2 इयर्स तक के ऑफेंसेस आते हैं इसके अंदर, तो मतलब कि छोटे ऑफेंसेस, जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोसीजर है ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। इससे ज्यादा सीरियस होगा तो वारंट केस, क्योंकि 2 साल के ऊपर फिर वारंट केस शुरू हो जाता है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा डिटेल है। और ऊपर जाएंगे सेशंस केस कि जैसे डेथ सेंटेंस बताई गई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट बताई गई, और ज्यादा डिटेल्ड। ठीक है, अब जब ये तीनों ट्रायल के बारे में हम लोगों ने जाना, तो इन तीनों ट्रायल के अंदर एविडेंस को रिकॉर्ड करने का भी अलग अलग प्रोसीजर बताया गया है। तो सम्मन्स केस के अंदर किस तरीके से एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सेक्शन 274 सीआरपीसी और सेक्शन 309 बीएनएसएस के अंदर बताया। देखिए, अब ये जो ट्रायल ऑफ सम्मन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट है, ये बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 274 से 282 के बीच में डिस्कस है और सीआरपीसी में 251 से 259 के बीच में डिस्कस है। आइए, तो देखिए, अब सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 274 बीएनएसएस या सेक्शन 251 सीआरपीसी। ये क्या कहता है? सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टार्टेड। मान लीजिए कि जब सम्मन्स केस शुरू होता है तो कोर्ट के अंदर जब अक्यूज्ड आया या कोर्ट में लाया गया, तो उसको सबसे पहले क्या बताया जाएगा? जो एक्यूजेशन, जो आरोप उसके अगेंस्ट लगे हैं वो उसको बताया जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्या इन आरोप को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। यह ध्यान आपको रखना है कि सम्मन्स केस के अंदर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं होता है। ये चार्ज फ्रेम करना वारंट ट्रायल में, सेशंस ट्रायल में जरूरी होता है, लेकिन सम्मन्स केस के अंदर जरूरी नहीं है। अब जब उसको लाया गया, मैजिस्ट्रेट ने देखा कि ये जो एक्यूजेशन है ये ग्राउंडलेस है, जो आरोप उसके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं इसका कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो वो उस अक्यूज को रिलीज कर देगा। इस रिलीज का इफेक्ट क्या होगा कि जैसे उसको डिस्चार्ज किया गया है। ठीक है, पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 275 बीएनएसएस, यानी 275 बीएनएसएस या 252 सीआरपीसी, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब अगर उसको जब ये एक्यूजेशन बताया गया, यानी ये जो एक्यूजेशन जो था उसको बताया गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पे कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, उसको कोर्ट सजा दे सकता है। ठीक है, ये हो गया कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी। तो एक तो ये होता, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन बताई गई कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन पेटी केसेस। अब अगर मान लीजिए कि कोई बहुत छोटा मामला है, पेटी केसेस, मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जिसके अंदर सिर्फ फाइन लगी है 3,000 रुपए, 4,000 रुपए की फाइन है, उस जगह पे अगर अक्यूज्ड एब्सेंस है, नहीं भी मौजूद है, कोर्ट उसके बाद भी उसको कॉन्विक्ट कर सकता है। वहां पे फाइन भेजने के लिए वो फाइन जो है किसी मैसेंजर के जरिए भेज सकता है, पोस्ट के जरिए भेज सकता है, अपने लॉयर के जरिए जो है वहां पे फाइन भरवा सकता है। तो इस तरीके से भी वो उस केस के अंदर फाइन भर सकता है, छोटे केसेस जो पेटी केसेस हैं। ये हो गया 276 253 सीआरपीसी। आगे बढ़ते हैं। अब आया प्रोसीजर वे नॉट कन्विक्टेड। अब मान लीजिए कि वो अक्यूज जो है यहां पे कॉन्विक्ट नहीं हुआ, उसने मान लीजिए गिल्टी प्लीड नहीं करी या गिल्टी प्लीड कर दी थी लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उसको सजा नहीं दी, या मान लीजिए यहां पे भी उसको कॉन्विक्शन नहीं हुआ,
तो अब आता है कि प्रोसीजर वे नॉट कन्विक्टेड। अब अगर कन्विक्ट नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब कोर्ट जो है केस में प्रोसीड करेगा और प्रोसिक्यूशन को और अक्यूज्ड को मौका देगा, यानी इनको सुनेगा। तो पहले प्रोसिक्यूशन को चांस दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस देगा और प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट में एप्लीकेशन देके अपने गवाहों को बुलवा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस दे देता है तो उसके बाद एक और स्टेज आती है, वो है सीआरपीसी का सेक्शन 313। इस सेक्शन 313 में अक्यूज से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है अगर उसके अगेंस्ट कुछ सबूत मिल जाते हैं। तो मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने अपना सबूत दिया, इसको तो बाद में मौका दिया जाएगा डिफेंस का, पहले प्रोसिक्यूशन ने दिया और अक्यूज के अगेंस्ट सबूत निकल आए, तो कोर्ट जो है यहां पे अक्यूज से एक्सप्लेनेशन मांगता है। जैसे फॉर एग्जांपल चाकू पे उसके हाथ के निशान, क्राइम सीन पे अक्यूज मौजूद था, तो उससे इसमें उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सम्मन्स केस के अंदर अगर अक्यूज्ड के पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दिया गया होगा तो ये प्रोसीजर जो है कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, प्रोसिक्यूशन को मौका दिया गया। अब उसके बाद डिफेंस को मौका दिया जाएगा कि वो भी अपने एविडेंस दे, उसको सुनेगा, उसके एविडेंसेस लेगा। अक्यूज जो है वो भी चाहे कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे के अपने गवाहों को कोर्ट में बुला सकता है। ये हो गया प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। आगे बढ़ते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन। अब हो गया, अब उसके बाद कोर्ट जो होगा यहां पे अगर देखेगा कि कोई केस नहीं बन रहा है, यहां पे उसने एविडेंसेस ले लिए प्रोसिक्यूशन के और उसके साथ साथ अक्यूज्ड के, अगर उसको कोई खुद से भी अगर एविडेंस चाहिए होगा तो वो खुद से भी कोई एविडेंस मंगवा सकता है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि अक्यूज गिल्टी नहीं है तो वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास कर देगा, अदरवाइज वो उसको कॉन्विक्ट कर सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है नॉन अपीयरेंस और डेथ। अब मान लीजिए कि कोई कंप्लेंट केस है, कोई कंप्लेंट केस है और उसके अंदर सम्मन इश्यू हो चुका है, कंप्लेंट के बाद सम्मन इश्यू हो चुका है, बट जो डेट लगी थी अपीयरेंस की उसमें कंप्लेनेंट नहीं आया, नॉन अपीयरेंस था कंप्लेनेंट का, यानी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट करी, सम्मन इश्यू हो गया, जब डेट लगाई गई हियरिंग की तो ये कंप्लेनेंट जो है आया ही नहीं कोर्ट में। तो कोर्ट वहां पे क्या करेगा, उसको 30 दिन का टाइम दे देगा आने के लिए। ये 30 दिन का टाइम बीएनएसएस में दिया गया है, सीआरपीसी में नहीं है। फिर भी वो नहीं आया तो कोर्ट वहां पे क्या कर देगा, कोर्ट जो होगा वो अक्यूज्ड को एक्विट कर देगा। अब देखिए यहां पे कोर्ट के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, अगर मान लीजिए कि वो नहीं आता है तो कोर्ट जो है हो सकता है उसके अंदर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो कोई नेक्स्ट डेट लगा दे, या हो सकता है कि अगर उसका कोई वकील जो है केस को लड़ रहा है तो भी जरूरी नहीं है, जो कोर्ट होगा वो उसके अंदर प्रोसीड करेगा। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। अब मान लीजिए कि जो कंप्लेनेंट था वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता है, तो अगर कोई कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को वापस लेना चाहता है तो कोर्ट अगर उसको इसमें परमिट कर देता है तो यहां पे अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसके बाद आता है सेक्शन 281 बीएनएसएस या सेक्शन 258 सीआरपीसी। ये कह रहा है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स। अब कोर्ट के पास ये भी पावर है, कोर्ट के पास ये भी पावर है उन केसेस में जो कंप्लेंट केसेस नहीं है। मान लीजिए कोई केस पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट जो है वहां पे जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट उसको रोक सकता है, यानी केस को ही खत्म कर सकता है, केस को ही रोक सकता है कोर्ट। तो अगर कोर्ट ऐसा करता है तो वहां पे वो अक्यूज को रिलीज भी कर सकता है, एक्विट भी कर सकता है। देखिए रिलीज यहां पे भी कर रहा था और रिलीज यहां पे भी कर सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग को किसी स्टेज पे भी रोक सकता है। तो अगर वो यहां पे जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस थे, यहां पे जो एविडेंसेस थे यानी जो की विटनेसेस थे, अगर उनको एग्जामिन करने से पहले यानी वो विटनेसेस ने अपनी गवाही देने से पहले अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करता है तो उस जगह पे अक्यूज को रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस थे वो आ गए, उन्होंने आके अपना बयान दे दिया, उनके विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं, तो उसके बाद जो होगा अब जो कोर्ट होगा वो अक्यूज को एक्विट करेगा। ठीक, उसके बाद कन्वर्ट ऑफ समन्स केसेस टू वारंट केसेस। लास्ट सेक्शन आता है 282 बीएनएसएस और या 259 सीआरपीसी कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है यानी समन्स केस के अंदर ही कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर 6 महीने से ज्यादा की सजा है और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये केस का ट्रायल वारंट केस की तरह चलना चाहिए, तो वो उस जगह पे उसी समन्स केस को कन्वर्ट कर देगा वारंट केस में। ठीक है, और जो पहले गवाह आ चुके होंगे, जो अपना बयान आके दे चुके होंगे, उनको फिर से बुला के फिर से उनका बयान लिया जाएगा। ठीक है, फिर से ट्रायल शुरू होगा एज अ वारंट ट्रायल।
तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि समन्स केस का ट्रायल किस तरह से चलता है।